अच्छा जी, आप लोगों में से लास्ट वीक हम लोगों ने अपना एसएमएम को मॉड्यूल को एसएम के जर्नी को वाइंड अप कर दिया था और वाइंड अप करके हमने कहा था इस वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नई जर्नी को, दैट इज द जर्नी ऑफ एसईओ वर्डप्रेस एंड पीपीसी, राइट। आप लोगों में से कितने लोगों ने वर्डप्रेस पहले किया हुआ है जो इतने यहाँ पे भी बैठे हुए हैं? बस मतलब दो इतने लोगों ने किया, बाकी सबने करने वाला है अभी। आप सबका भी होने वाला है, बिल्कुल नहीं किया हुआ आपने, किया हुआ आप लोगों ने भी? सबका हुआ हुआ? तो माइनॉरिटी में लोग यहाँ पे नहीं किया हुआ। चलो हम लोग बेसिकली आज वर्डप्रेस को फिर इंट्रोडक्टरी लेवल से आगे ही फर्दर मूव ऑन करना स्टार्ट करेंगे। छोटा सा फटाफट से वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेजोरिटी ने वर्डप्रेस को कवर अप किया हुआ, बट सिर्फ हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। जिन्होंने नहीं किया हुआ उनका इसके अंदर कवर हो जाएगा और उसके साथ ही हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे अपने वर्डप्रेस के नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। आज से आप लोगों की जो जर्नी मेरे साथ स्टार्ट होने वाली है वर्डप्रेस की, यानी कि गूगल की, ये जो जर्नी है, इस जर्नी के अंदर आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। फेसबुक के ऊपर हम लोगों ने जितना भी काम किया था, फेसबुक के ऊपर रहते हुए जितनी भी एड्स हमने सीखी, जितना भी हम लोगों ने सब कुछ सीखा, उस सब के अंदर एक चीज बहुत कॉमन थी कि हम लोग हर जगह पे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर अपने सारे मॉडल के ऊपर लेके आ रहे थे। बट यहाँ पे अब जब हम लोग गूगल की दुनिया में आने वाले हैं, गूगल की दुनिया में एक चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। गूगल की दुनिया में यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं, बल्कि मेरे पास सारी कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग देखने को मिल रही होगी, राइट। अब यहाँ पे मैं जितना भी काम कर रहा हूँ वो सब अपना कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर ही रहते हुए कर रहा हूँ। गूगल के ऊपर वेबसाइट बनाने के लिए मेरे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, जिसको मैं मेजरली आगे चल के स्टडी कर रहा हूँ। वर्डप्रेस के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना जो शॉपिफाई का मॉड्यूल है उसको भी साथ साथ कवर अप करें। शॉपिफाई आप लोगों ने किया हुआ सबने पहले? वी विल ट्राई बेस्ट कि हम लोग साथ में शॉपिफाई के मॉड्यूल को भी लेके चले और शॉपिफाई के साथ अपने इस वर्डप्रेस के यानी कि वेबसाइट्स वाले पार्ट को क्लोज अप कर रहे हो। हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स नॉर्मली मार्केट में चलती हैं? एनीवन? कितनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं? एनी आइडिया? 3 टाइप्स ऑफ, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन सी? नहीं, वो तो वेबसाइट बनाने की टाइप है ना। वेबसाइट की टाइप्स, जो वेबसाइट हमारे पास होती है उनकी टाइप्स की बात करो। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स नॉर्मली मार्केट के अंदर चलती हैं। नंबर 1 इज ब्लॉगिंग, नंबर 2 इज ऑफ पोर्टफोलियो या फिर बिजनेस वेबसाइट, एंड नंबर 3 इज ऑफ ई कॉमर्स। ब्लॉगिंग वेबसाइट कौन सी होती है? ब्लॉगिंग का आइडिया है सबको क्या होता है? जो आर्टिकल्स एक किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, हाँ, कंटेंट राइटिंग में किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक डिबेट में रिटन फॉर्म में कंटेंट लिखना इज आर सिंपली ब्लॉगिंग। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉगिंग करना, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखना वेबसाइट के ऊपर, इट इज अ काइंड ऑफ सिंपली ब्लॉगिंग। पोर्टफोलियो या बिजनेस वेबसाइट वो वेबसाइट है जिसमें आपका ऐड टू कार्ट और बाय नाउ वाला बटन आपको नहीं देखने को मिलता है। आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शंस बाय डिफॉल्ट वहां पे मेंशन हो रही होती है, राइट। और ई कॉमर्स वेबसाइट सिंपली वो वाली वेबसाइट है जिसमें आप डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को वहां से जाके परचेज कर सकते हो। आपको उनको मैसेजिंग नहीं करना पड़ रहा होता है, वहीं पे आप ऐड टू कार्ट या बाय नाउ करके अपनी प्रोडक्ट को, डिजायर्ड प्रोडक्ट को वहां से परचेज कर सकते हो, राइट। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने आईडियो कॉलेज की एक वेबसाइट खोल रहा हूँ या आईडियो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल लेता हूँ। ये वेबसाइट इन तीनों में से किस पार्ट के अंदर फॉल करती है? ब्लॉगिंग के अंदर, बिजनेस वेबसाइट के अंदर, या ई कॉमर्स के अंदर? बिजनेस। क्यों? यहाँ पे मेरे पास तो कोर्सेज अवेलेबल है। मैं किसी भी कोर्स के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ स्पेसिफिक उसके पेज के ऊपर जा सकता हूँ। लाइक मैं इधर आता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के डेडिकेटेड लैंडिंग पेज पे जा रहा हूँ। पूरा मेरे पास पूरे का पूरा कोर्स का मॉड्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं डायरेक्ट वेबसाइट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इनसे कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकता हूँ। तो फिर ये कौन सी वेबसाइट करके लाएगी मेरी? पोर्टफोलियो वेबसाइट कराएगी। क्यों? ई कॉमर्स वेबसाइट कराएगी। क्यों? अच्छा, आपका मतलब ये ब्लॉगिंग वेबसाइट कराएगी, राइट। एनीवन एल्स? एक बताओ ना, ब्लॉगिंग या बिजनेस तो नहीं होता, एक बताओ। ऐसा कभी आप कह सकते हो कबूल है भी है और नहीं भी है? एक ही ऑप्शन एक टाइम पे बता सकते हो। बिजनेस वेबसाइट। क्यों बिजनेस वेबसाइट? इससे बिजनेस कर रहे, ब्लॉगिंग वाले से वो खेल रहे हैं, वहां पे क्रिकेट की गेम हो रही है, राइट।
क्यों बिजनेस वेबसाइट है ये? हाँ जी, क्यों बिजनेस वेबसाइट है? आधा फिर वही जवाब है क्योंकि इनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस वेबसाइट है। हमारे पास एक पेज और एक बिजनेस के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है जिसको हम आगे जाके वर्डप्रेस में बिल्कुल इजीली कवर करने वाले हैं। एक चीज याद रखना, जितनी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होंगी उसके अंदर एक सिंपल सी चीज होगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट कभी भी अपने बारे में पूरी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं बना रही होगी। ब्लॉगिंग वेबसाइट स्पेसिफिक न्यूज को कवर कर रही होगी, स्पेसिफिक निशेस को कवर कर रही होगी अपनी वेबसाइट के ऊपर। आईडिवर्सिटी की वेबसाइट पे जितने भी पेजेस लिस्टेड है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये जितने भी पेजेस लिस्टेड है ये तमाम पेजेस अपने ही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। किसी और स्पेसिफिक नीश के ऊपर यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने ही वेबसाइट में अपने ही इंस्टीट्यूट के बारे में सारी चीजें डिफाइन की जा रही है। तो ये वाली वेबसाइट मेरी क्या कहलाएगी? बिजनेस वेबसाइट कहलाएगी। बिजनेस यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट। ब्लॉगिंग वेबसाइट कौन सी होगी? जो स्पेसिफिक निशेस के ऊपर, अलग अलग निशेस के ऊपर कवर अप करेगी अपने न्यूज को। और ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होगी? जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स को फिजिकली ऐड टू कार्ट करके या बाय नाउ करके परचेज कर सकते हो। राइट, यहाँ तक डन है? क्लियर है सबको? वेबसाइट्स बनाने के लिए मेरे पास 3 चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी है जरा मुझे फटाफट से बता दो। होस्टिंग आ गई और डोमेन आ गई और डेटाबेस। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। डोमेन क्या होती है? वेबसाइट का नाम डोमेन होता है, ठीक है। एनीवन एल्स? एड्रेस होता है, बिल्कुल ठीक है। नाम अगर आप कहते हो, आपका जो वेबसाइट की जो डोमेन है वो एक्चुअली आपकी वेबसाइट का नाम नहीं होता, आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। उसकी एक छोटी सी वजह है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आईडिवर्सिटी में आई पहले लिख दूं या टी की जगह डबल टी लिख दूं तो वो नाम तो आईडिवर्सिटी ही रहेगा, बेशक डबल टी आ गया, बट क्या मैं इसकी स्पेसिफिक वेबसाइट पे पहुंच सकूंगा तब भी? कभी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम अहमद है, आप अहमद में एडी की जगह ईडी लिख दो तो नाम तो फिर भी अहमद ही रहेगा। बट अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे घर का एड्रेस 40C मॉडल टाउन है और आप 41C लिख देते हो तो क्या आप मेरे घर में पहुंच सकोगे? कभी भी, कभी भी नहीं। तो डोमेन एक्चुअली आपके वेबसाइट का एड्रेस है, जिस एड्रेस के ऊपर अगर कोई एक आधा अल्फाबेट भी आगे पीछे होता है तो यूजर उस एड्रेस तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। इसको सिंपली यूं समझ लेना कि डोमेन आपका एड्रेस है, किस चीज का? उस प्लॉट का जिस प्लॉट के ऊपर आपकी वेबसाइट या आपके घर ने बनना है। अब वो प्लॉट जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट ने बनना है, वो प्लॉट क्या एक्चुअली आपकी होस्टिंग है। होस्टिंग क्या चीज है? वो चीज जो कि आपके डोमेन को आपके डेटाबेस से कनेक्ट कर रही है आपके यूजर इंटरफेस के लिए। आपके यूजर को, आपके यूजर इंटरफेस को आपके डोमेन से कनेक्ट करिए, कहां पे? डेटाबेस के ऊपर। वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, मैं गूगल पे आया और मैंने गूगल पे आके लिखा आईडिवर्सिटी, अब मैंने जैसे आईडिवर्सिटी सर्च किया, मेरे पास यहाँ पे ये वेबसाइट आ गई आईडिवर्सिटी की, जिसका ये डोमेन लिखा हुआ है। राइट, अब डेटाबेस क्या होती है? वो जगह जहां पे मेरी वेबसाइट का तमाम डेटा स्टोर है। मेरी वेबसाइट के ऊपर लिखे जाने वाला एक एक अल्फाबेट, मेरी वेबसाइट पे लगने वाली एक एक पिक्चर, मेरी वेबसाइट पे लिखने वाली एक एक चीज का डेटा जहां पे स्टोर है वो एक्चुअली है डेटाबेस। राइट, अब मैं जैसे इस डोमेन के यूआरएल के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहाँ ले जाता है? वेबसाइट के ऊपर। और ये वेबसाइट का, इस वेबसाइट पे जो जितना डाटा मुझे नजर आ रहा है एक्चुअली कहाँ पड़ा हुआ है? सारा डेटाबेस के अंदर। तो वो एक्चुअली मिडल में एक होस्टिंग है जो मुझे इस डोमेन को कनेक्ट करवा रही है मेरे साथ, कहाँ पे? डेटाबेस तक, और मेरे सामने एक यूजर इंटरफेस की वेबसाइट पूरी खुल के आ रही है। राइट, तो 3 चीजों की हमेशा एक वेबसाइट के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 इज डोमेन, नंबर 2 इज डेटाबेस, नंबर 2 इज होस्टिंग एंड नंबर 3 इज डेटाबेस। इन 3 चीजों की मदद से मैं हमेशा अपनी कोई ना कोई वेबसाइट बना सकता हूँ, जिस वेबसाइट के ऊपर मैं आगे अपना फर्दर सारा काम कर रहा हूँ। राइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट में एक वेबसाइट है, सिंपली मैं एक दफा आपको वेबसाइट को खोल के दिखा देता हूँ। लाइक ये एक वेबसाइट है, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ, ये मेरे पास वेबसाइट है उर्दू पॉइंट की, जो कि ब्लॉगिंग में पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट्स में से एक है। राइट, ये जो यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ये सब मेरे पास सिंपली क्या है? मेरे पास सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उर्दू पॉइंट की, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ भाई आप लोग मार्केटर्स हो, आप लोग पूरा फेसबुक कवर करके आ रहे हो, वेब डेवलपमेंट कवर करके आ रहे हो, सब कुछ कवर करके आ रहे हो, लास्ट अपने मॉड्यूल पे हो, इसको रेट करो आउट ऑफ 10, तो आप लोग इस वेबसाइट को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? पूरी वेबसाइट मैं एक दफा आपके सामने स्क्रॉल कर देता हूँ, स्क्रॉल कर दो, देख लेना तो पूरी वेबसाइट, मुझे पता है आंसर पता है, लेकिन बाकी के लिए स्क्रॉल करने दो। मैंने पूरी वेबसाइट एक बार आप लोगों के सामने स्क्रॉल करता हूँ और अब आप लोगों से पूछता हूँ भाई आप इसको क्या रेट करोगे। मैं जरा ऊपर आता हूँ,
यहाँ पे मेरे पास फनी आर्टिकल्स भी पड़े हुए हैं, मेरे पास बुक से रिलेटेड न्यूज भी सारी पड़ी हुई है, मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड न्यूज भी सारी पड़ी हुई है, मेरे पास लेडीज से रिलेटेड, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो भी मैं न्यूज देखना चाहता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, वो तमाम कैटेगरीज मेरे पास अलग अलग इस पूरी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। हर किस्म का डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप लोग कितना रेट करोगे इस वेबसाइट को? आउट ऑफ 10? 4, यानी कि बहुत गंदा। हाँ जी, आप कितना रेट करेंगे? 5? क्यों 5 क्यों करेंगे? बहुत ज्यादा डाटा है, लोग डाटा के पीछे ही तो आते हैं। मैसअप हुआ हुआ सब कुछ, ठीक है। और एनीवन एल्स? हाँ जी, पूछ रही है कितना रेट करना चाहिए, क्या रेट करेंगे इसको? 2? क्यों क्यों 2 क्यों रेट करेंगे? एनी रीजन 2 रेट करने की? हाँ जी, क्या रेट करेंगे आप? 2? क्यों? मैसअप हुआ हुआ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्या रेट करेंगे आप? 5? क्यों है? क्या चीज? बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने तो ये पहले पढ़ा हुआ है ना? जिन्हें नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मैं बता देता हूँ। हैं? सबने पढ़ा हुआ है? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, फिर वही बता दो मुझे बस, बाकी सबने पढ़ा था। ठीक है, मैं फिर बस फटाफट से इसको रैप अप करता हूँ, आगे मूव ऑन करते हैं। दुनिया में आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो नहीं, मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, उन तमाम वेबसाइट्स के अंदर एक चीज होती है। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि एसईओ क्या होता है। एसईओ का पता है सबको क्या होता है? एसईओ क्या होता है, चलो ये बता दो पहले। हैं? एसईओ बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। एसईओ की छोटी सी डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसको यहाँ तक समझना क्यों जरूरी था। एसईओ का सिंपली मतलब क्या है? हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि गूगल के ऊपर रैंक करवाने का मतलब है एसईओ। सारे यही समझते हैं गूगल पे रैंक करवाना एसईओ। भाई एक्चुअली एसईओ का ये मतलब नहीं है। इस डेफिनेशन को ऑब्सोलीट कर दो अपने दिमाग से। क्यों? एसईओ का मतलब ये है किसी भी सर्च इंजन के लिए अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि उसके सर्च इंजन पे मेरा कंटेंट रैंक कर जाए। इट इज एसईओ। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, जिसकी वजह से मैं एसईओ को अपने गूगल के ऊपर जाके कर रहा होता हूँ, अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में मेरी वेबसाइट रैंक करे। एसईओ आपकी हर प्लेटफॉर्म के लिए होती है, इंस्टाग्राम के लिए भी होती है, यूट्यूब के लिए भी होती है, दराज के लिए भी होती है, गूगल के लिए भी होती है। जिस भी प्लेटफॉर्म में मेरे पास सर्च इंजन पड़ा हुआ है, उस हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अपने कंटेंट के लिए एसईओ कर रहा होता हूँ, राइट। गूगल के एसईओ के लिए, गूगल के सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसका एक सिंपल सा रूल है। वो ये कहता है कि मेरा यूजर अगर आपकी कंटेंट ये वेबसाइट तक आता है तो वहां आके उसका टाइम वेस्ट ना हो। जो कंटेंट वो देखना चाह रहा है उसको वही प्रिसाइज और स्पेसिफिक कंटेंट मिले। अब अगर मैं बात करता हूँ उर्दू पॉइंट की, उर्दू पॉइंट के अंदर मेरे पास एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप है किसका? सर्च इंजन का। यानी कि उर्दू पॉइंट की वेबसाइट के ऊपर अगर मैं आके कोई स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे आईफोन 14 से रिलेटेड न्यूज चाहिए, मैं कहां पे सर्च कर सकता हूँ? कहीं भी नहीं, इसका सर्च बार ही नहीं है। तो दुनिया में कोई भी ऐसी वेबसाइट उठा के देख लो जो सक्सेसफुल वेबसाइट है ग्लोबली, वो तमाम वेबसाइट्स एक चीज के ऊपर बेस करती है, दैट इज सर्च बार। दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कौन सी है? अमेजोन की। अमेजोन के अंदर क्या है? सर्च बार। तमाम वेबसाइट्स के अंदर आपको सर्च बार यानी कि सर्च इंजन देखने को मिलता है, जबकि पाकिस्तान की ये टॉप रैंक्ड वेबसाइट है जिसके अंदर मुझे सर्च बार या सर्च इंजन देखने को नहीं मिलता। आप लोगों जिन्होंने 2, 4, 5 रैंक किया, मैं अगर इस वेबसाइट को रैंक करूं तो शायद 0 रैंक करूंगा। क्यों? यूजर का टाइम बिल्कुल ही क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। मैंने आके कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे सर्च बार ही नहीं है, ठीक है। तो यूजर का टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से हमेशा हम लोग अपने वेबसाइट्स के अंदर सर्च बार ऐड करते हैं, जो कि इस वेबसाइट वालों ने नहीं किया हुआ। ना करने की वजह क्या है? उनको लगता है कि भाई ऐसी हमारी वेबसाइट चल रही है, ठीक है चलने, तो हमें क्या जरूरत है ऐड करने की। आप लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है पहले, क्या कितनी है वैल्यू है? हमारे पास एक टूल है, मैं जरा न्यू टैब के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके सर्च करता हूँ वर्थ ऑफ वेब, और मैं जाके इसको एंटर कर देता हूँ। चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे डील कर लेते हैं।
आप लोगों ने जिन्होंने की हुई है, अगर शायद उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं की हुई। ये वेबसाइट आप लोग कह रहे हो ना कि कचरा वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है, घटिया सी वेबसाइट है, इसमें तो डाटा मैसअप हुआ हुआ है, इसमें तो सर्च इंजन भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, अजीब सी वेबसाइट है, मजा नहीं आ रहा यूज करने का। चलो एक काम करते हैं, हम लोग सब इतनी बड़ी क्लास में मिलकर प्लान करते हैं, इस वेबसाइट की जो भी वैल्यू निकलती है हम सब आपस में डिवाइड करते हैं, मिलके वेबसाइट खरीदते हैं और जितने भी मसले हैं इसको हल कर देते हैं, ठीक है? देखने दो यार, क्या कितनी देखने दो हैं। डन डन, सारे रेडी हैं, खोल के देख लें जितनी भी वैल्यू आ रही है। अब आप लोगों ने सबने पीछे नहीं हटना, मैं चलो जितनी वैल्यू आई है आ गया, जितनी भी वैल्यू आई 5% मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा, बाकी सब आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है और हम लोगों ने इस वेबसाइट को परचेज करोगे। डन। मैं इधर आता हूँ वर्थ ऑफ वेब के ऊपर, इधर आता हूँ, मेरे पास है वेबसाइट एनालिसिस का ऑप्शन, इसके ऊपर जाता हूँ, नजर आ रहा है, इधर आ जाए, नजर आ जाएगा, और उर्दू पॉइंट का यूआरएल कॉपी करता हूं और इधर आता हूं, मैं इधर आके ये यूआरएल पेस्ट करके मैं एनालाइज पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूं, मैं नीचे आता हूं, सबसे पहली चीज मुझे ये क्या बता रहा है, ये डाटा कितना पुराना है, 530 दिन पुराना, यानी कि तकरीबन 1.5-2 साल पुराना डाटा है ये, ठीक है? आज से 1.5-2 साल पहले इस वेबसाइट की क्या वैल्यू थी, हम वो देखने लगे। आज की वैल्यू छोड़ दो, आज क्या वैल्यू है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं एंड एक मिनट, हाँ जी, रेडी हो ना सब लोग? हो जाएंगे ना पैसे सबके पास? वॉलेट लेके आए हैं सब लोग अपना? आज ही वेबसाइट खरीद के जानी है हमने, यहाँ से वॉलेट सबने लेके आए। मैं नीचे आता हूँ, ये अभी कमाई की बात नहीं हो रही, ये है इस वेबसाइट की वर्थ कितनी, $33 मिलियन। इट इज द वर्थ ऑफ दिस वेबसाइट। आज की नहीं, अगर आप आज से 2 साल पहले इसको परचेज करने जाते हो तो 2 साल पहले इसकी वर्थ थी। मैं आप लोगों से खरीदवाना चाहता हूँ ना, मैं तो आप लोग कंट्रीब्यूट करके खरीदो। लेवल के आगे आते हैं, ये जो $33 मिलियन हैं, इसको अगर आप देखना चाहते हो कि भाई मैंने पाकिस्तान में खरीदना, मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो 300 से, और 300 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितने जीरो आएंगे उन जीरो को बैठ के आज रात कैलकुलेट कर लेना और मुझे कल बता देना सर इतने जीरो आए थे, वो इतनी फिगर बनती थी। वो भाई मैं भी उस वैल्यू तक नहीं पहुंच रहा, आप लोग मुझे पहुंच के बता रहे हो, राइट? सेकंड नंबर पे भाई ये तो इसकी वर्थ हो गई, ये वेबसाइट कमाती कितना दिन का? Here you go, $4,753, $2-3 नहीं, ऑलमोस्ट $4,500 ये वेबसाइट दिन का कमा रही है। $4,500 कितना बनता है? मैं जरा इधर आता हूँ, कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इधर जाता हूँ, 4753 मल्टीप्लाई बाय डॉलर कितने गए, 280, 13,30,000 रुपए ये डेली का कमा रही है वेबसाइट, 13,30,000। लेकिन ये तो डेली का है ना यार, हमें तो आदत है मंथली सैलरी की, मंथली देखो कितना कमाती है, डेली वाला क्या हिसाब हो गया? मल्टीप्लाई कर दो इसको 30 के साथ, तो भाई बस उर्दू पॉइंट वाले सिर्फ इतना पैसा कमाते हैं, दैट्स इट हैं? एक महीने का ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए कमाते हैं उर्दू पॉइंट वाला, बस दैट्स इट। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा उतार सकते हो, वेबसाइट अपना बेच के कर्जा उतार सकती है। 4 करोड़ रुपए ऑन एन एवरेज उर्दू पॉइंट वाला कमा रहा है। किस चीज से कमा रहा है? गूगल के ऊपर हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं काम करने के, नंबर 1 इज गूगल एडवर्ड्स एंड नंबर 2 इज गूगल एडसेंस। क्या फर्क होता है एडवर्ड्स और एडसेंस के अंदर? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पीछे, आपसे हैं? क्या फर्क होता है एडवर्ड्स और एडसेंस के अंदर? हाँ जी, क्या फर्क होता है एडवर्ड्स और एडसेंस के अंदर? हाँ जी, क्या फर्क होता है? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लास स्किप कर दी थी। हाँ जी, क्या फर्क होता है एडवर्ड्स और एडसेंस में? आपके पीछे, आपके साथ क्यों लेते हैं वैसे, क्या होता है मैकेनिज्म में फर्क? क्या है एडवर्ड्स में हम करते ही क्या है, पैसे देके, ठीक है, और एडवर्ड्स के अंदर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। गूगल एडवर्ड्स और गूगल एडसेंस बहुत बड़ी दुनिया है, जरा इसको समझ लेना, आप भी आगे जाके हम लोग इसको कवर भी करने वाले हैं। गूगल एडवर्ड्स क्या होता है? अगर आपने किसी की वेबसाइट के ऊपर अपनी एड चलानी है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? गूगल एडवर्ड्स कहलाएगी, यानी कि गूगल एडवर्ड्स के थ्रू हम लोग किसी की वेबसाइट पर जाके अपनी एड रन कर रहे होंगे।
और अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई और किसी और की एड गूगल रन करे तो वो चीज क्या कहलाएगी, मेरे पास गूगल एडसेंस कहला रही होगी, राइट। अब ये जो अर्निंग इसकी मेरे पास ये शो कर रहा है $4753, ये अर्निंग कहाँ की शो कर रहा है, गूगल एडसेंस की। यानी कि इसकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जितनी भी एड्स रन हो रही है गूगल एडसेंस के थ्रू, वो तमाम एड्स की अर्निंग इसकी कितनी है, दिस। लेकिन क्या ये सिर्फ एडसेंस के थ्रू कमा रहा होगा, कभी भी नहीं। ये आपको पहले से ही साल है, आज से 1.5-2 साल तब से ही डेली अर्न कर रहा है, डेली अर्न कर रहा है, अभी तक वो अर्न कर रहा है, अभी तक अर्न कर रहा है। अब ज्यादा हो गया होगा, उससे कम नहीं होगा, अर्न कर रहा है वो उतना, ठीक है। ब्लॉगिंग, अच्छा इधर जरा आपस में अपनी बातें जरा बाद में कर लेना, तो पीछे जो बैठे हो आप लोग जरा बाद में कर लेना। हाँ जी, आप पूछो, आप क्या कह रहे हो। अच्छा, आप कह रहे हो डेली कोई बंदा देखता है या नहीं देखता। मैं जरा इधर आता हूँ और देखता हूँ इसका एवरेज ट्रैफिक कितनी है। ऑन एन एवरेज इसको डेली कितने लोग विजिट कर रहे हैं, 3,16,000। अब कोई हो सकता है इसमें से एक दिन ना देखे, बट ऐसा नहीं होगा कि 3 लाख की ट्रैफिक एकदम आपकी 1 लाख के ऊपर ड्रॉप कर दे। ये एवरेज ट्रैफिक है डेली की इसकी 3.25 लाख की, ठीक है। तो 2, 4, 5 लोगों से नहीं ये वेबसाइट चल रही है कि वो कभी कोई नहीं देखा तो वो, ठीक है। सेकेंडली सो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं, उसके अंदर एक सिंपल सी चीज आप लोगों ने याद रखनी है। हमारे पास जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वो अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हो, आप लोग बिजनेस पोर्टफोलियो वेबसाइट्स पे काम कर रहे हो, आप आज अपने ब्रांड को ग्रो कर रहे हो, जल्दी ग्रो कर जाएगा। बट जब तक आप उसको लेके चलते रहोगे वो चलता रहेगा, जब आप काम छोड़ोगे वो फौरी नीचे गिर जाएगा। ब्लॉगिंग वेबसाइट ऐसे काम नहीं करती। ब्लॉगिंग वेबसाइट जब स्टार्ट होती है तो वो इतना स्लो स्टार्ट लेती है कि आप शायद खुद बोर हो जाओ पहले कि यार साल हो गए पता नहीं अब तक कुछ आ ही नहीं रहा। बट एक दफा अगर वो आपके पहाड़ के ऊपर चढ़ गई तो उसके बाद नीचे वो इतना स्लो आएगी कि आप 6-7 महीने काम ना भी करो तब भी आपको इसकी अर्निंग आती रहेगी। इतना इजीली काम ड्रॉप नहीं होने वाला, राइट। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट का काम का मैकेनिज्म थोड़ा चेंज है। ब्लॉगिंग की नहीं, ब्लॉगिंग की मेरी करंटली कोई नहीं चल रही, ठीक है। ये टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा काम है, मैं इस वजह से इसके ऊपर नहीं आता हूँ। खैर इस सब के ऊपर आते हैं। गूगल एडवर्ड्स हैं, नहीं मैंने नहीं बना के दी। अच्छा जी, खैर वापस आते हैं। गूगल एडवर्ड्स और एडसेंस को हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फॉर नाउ आज के दिन में जो काम हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज आवर वेबसाइट, जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं होस्टिंग, डोमेन और डेटाबेस बनाने के बाद। देन आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, सबके पास अपने अपने लैपटॉप्स निकाल लो और मेरे साथ लोकल होस्ट पे यहाँ पे एक हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनानी है वो सब कुछ हम लोग बना के देखते हैं। लैपटॉप है, निकाल लो, ले आओ फटाफट लैपटॉप ले आओ, अपना ऑन कर लो, उसके बाद इसको आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं इस पे। हाँ जी, जिनके पास यहीं पे लैपटॉप है निकाल लो फटाफट लैपटॉप अपने। चार्जिंग पे लगाओ, चार्जिंग पे लगा के पीछे तक नहीं आएगी कभी। ले लो लैपटॉप निकाल लो फटाफट से। अच्छा जी, अब होता क्या है जरा इसको समझ लेना। हमारे पास मैंने आपको पहले बताया एक चीज चाहिए होस्टिंग, जो कि मेरी डोमेन को कनेक्ट कर रही होगी किसके साथ, डेटाबेस के साथ। फॉर नाउ अभी डोमेन और होस्टिंग दोनों चीजें पेड हैं जो कि गूगल के ऊपर देखने को मिल रही होती हैं। बट अभी के लिए मैं चाहता हूं कि भाई अभी तो मैंने समझना है, अभी तो मैंने सीखना है, तो मैं पेड चीजों के ऊपर ना जाऊं, मैं फ्री के अंदर कोई काम करूं और फ्री के अंदर रहते हुए अपने वेबसाइट एक बना के उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं। फ्री में वेबसाइट्स लाइव होस्टिंग के ऊपर भी बनाई जा सकती है, वो हम आगे जाके सीखेंगे भी। बट उसके अंदर एक मसला है, गूगल की एक जेल होती है जिसको हम लोग गूगल सैंडबॉक्स कहते हैं। अगर आप लाइव वेबसाइट के अंदर कोई हैंकी पैंकी कर जाते हो जो आप जाने या अनजाने में कर जाते हो और वो गूगल पकड़ लेता है आपकी गलती, तो गूगल आपकी वेबसाइट को गूगल की जेल में डाल देगा, दैट इज गूगल सैंडबॉक्स। उस चीज से निकलना फिर थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए हम उससे बचने के लिए स्टार्टिंग में सीखने के पर्पस के लिए कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें गूगल हमारी वेबसाइट को कोई इसी तरह का डैमेज ना कर पाए। उस चीज से सीखने के लिए हम लोग अपने लैपटॉप को ही अपनी होस्टिंग बनाएंगे, किस चीज के थ्रू, लोकल होस्ट के थ्रू।
लोकल होस्ट क्या होता है? लोकल होस्ट के थ्रू हम लोग अपना जो लैपटॉप है इसी को अपनी होस्टिंग बना लेंगे और इसी को होस्टिंग बनाते हुए इसी के ऊपर, इसी होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाएंगे और काम करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है कि ये लोकल होस्ट के ऊपर है, इस वजह से इसको कोई गूगल का क्रॉलर नहीं छेड़ सकता, इसको कोई बंदा कोई तंग नहीं कर सकता। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये सिर्फ मेरे लैपटॉप की हद तक ही है, मेरे लैपटॉप से बाहर ये वेबसाइट कहीं भी नहीं जा सकती है। यानी कि मैं अगर चाहता हूँ, लीगल तरीका कोई नहीं है, लीगल तरीका कोई नहीं है, और लीगल तरीके के ऊपर ही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लीगली आप अपनी अगर चाहो कि भाई मैंने वेबसाइट बनाई है, मैं अपने यूजर्स को कहूँ कि मेरी वेबसाइट जाके देख लो, तो उसका कोई लीगल तरीका नहीं है जिसके थ्रू कोई बंदा आके आपकी वेबसाइट को लोकल होस्ट पे देख सके, राइट। लोकल होस्ट के लिए हम लोगों ने जो काम करना है वो क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और जाके यहाँ पे सर्च करना है डाउनलोड जैम्प और आपने एंटर कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे आपके सामने पहला लिंक आएगा डाउनलोड जैम्प का। जैम्प एक लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लैपटॉप को लोकल होस्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी कि आपके लैपटॉप को ही एक लोकल होस्टिंग बना देता है, राइट। आप लोगों ने गूगल पे जाके जैम्प लिखना है और जैम्प को डाउनलोड कर लेना है। जैम्प डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट ऐप पे आप लोगों ने आना है और यहाँ पे आके लिखना है डाउनलोड वर्डप्रेस और आप लोगों ने एंटर कर देना है, और ये पहले लिंक से आप लोगों ने वर्डप्रेस भी डाउनलोड कर लेना है। हाँ जी, लोकल डब्ल्यूपी पे उसको भी बना सकते हैं। हाँ, फर्स्ट वाली है, लोकल डब्ल्यूपी भी बना सकते हैं, जैम पे भी बना सकते हैं। इसी वजह से मैं इस तरह बनाता हूँ, क्योंकि इस तरह बनाने के बाद ये चीज आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाती है कि डेटाबेस आपका क्या है, आपकी होस्टिंग क्या है, आपका सी पैनल क्या है, वो सब कुछ इस जैम के अंदर आपका क्लियर हो जाता है। लोकल डब्ल्यूपी में वो सारा काम ऑटोमेटेड होता है, आपने सिर्फ वेबसाइट ऐड करनी है और आप लोकल होस्ट पे आ जाते हो, तो वो स्टूडेंट्स का वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता इस वजह से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आएगी, हाँ इसमें से कोई भी डाउनलोड कर लो। आप लोग यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हुए हो सब लोग फटाफट से जैम डाउनलोड करो, और जैम डाउनलोड करके नेक्स्ट स्टेप में वर्डप्रेस डाउनलोड करो और मुझे करके बताओ, हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन करें। क्या बात, एक आप दूसरी वेबसाइट पे आ गए ना, जैम की पहली वाली वेबसाइट होगी जैम की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे आना है। हम लोगों ने पहले लोकल डब्ल्यूपी पे बनाई हुई है, जैम पे वैसे यहाँ पे आप लोगों ने जो वर्डप्रेस पढ़ा था वो जैम पे ही पढ़ा था आप लोगों ने। मैंने जो मतलब उनसे जो कंपनी है लोकल डब्ल्यूपी फास्ट भी है जैम से, हम लोग इसमें तो ये भी वो चल रहा था। हम लोग चलो ऐसे करते हैं, पहले एक दफा सीख लें डेटाबेस वगैरह इसको, फिर लोकल डब्ल्यूपी में ढूंढ लेते हैं। हाँ, इसकी वेबसाइट लाइव भी होती है, तो लाइव हो चुकी है। इन्फिनिटी फ्री में ना एक इशू ये होता है, वर्डप्रेस हो गया आपका, वो भी ठीक है आप हो गया जैम डाउनलोड डन। इन्फिनिटी फ्री में ना एक इशू आता है, अगर आप बार-बार उसको एक साइड में तो आपको ब्लॉक कर देता है फ्री में, आपको बार-बार नहीं चाहिए।
दोबारा डाउनलोड करिए बस तेज से इतना ही आपस इधर आप लोग लास्ट में जरा सर रहे, जरा चुप करके उनकी बात सुन लो, उसके बाद अपना कंटिन्यू कर लेना दोबारा। जैनब शहजादी है कोई इधर? ऑनलाइन है जैनब? जैनब ऑनलाइन है? जैनब ऑनलाइन है? ठीक है। आपको चेक करता हूं, आप अभी दोबारा ज्वाइन करना है, इधर मैं आपको चेक करता हूं। क्यों टाइम नहीं, वैसे आपको चेक करके बता देता हूं कि इशू क्या आ रहा है आपका भी नाम लिया था। हाँ जी, आप बताओ आप क्या कह रहे थे? वहां से मैं टाइम जैसे ही ये पढ़ा था मैंने आज पर ज्वाइन करें। वेरी नाइस। हाँ जी, हो गया ज्वाइन? वेरी नाइस। अच्छा जी, रैंप हो गया सबका? हो रहा है? नेट स्लो है।
कितना रह गया? क्लास ही ले क्लास ही ले सभी को ऑलरेडी करना सकते हैं जैसे सारा बताइए आप क्लास स्टार्ट कर। मैं आगे अपने को कवर करा देता हूँ, आप लोग तक डाउनलोड होता है उसको कवर कर लो। जैम्प वंस आप लोगों का, अब जरा सब लोग इधर अटेंशन दे देना। जैम्प वंस आप लोगों का डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोड होने के बाद आप लोगों के पास इधर डाउनलोड्स के अंदर, इधर आप लोगों ने अंदर आना है, अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपके पास आपको जैम्प की डाउनलोडेड फाइल शो कर रहा होगा। मैं जरा इधर देख लेता हूँ किधर है मेरे पास, आपको भी दिखा देता हूँ। हाँ ये आ गया। हेरी को कुछ इस तरह की फाइल आपको जैम्प की डाउनलोड हुई भी आपके लैपटॉप के अंदर नजर आएगी। ये सबको नजर आ रही है यहाँ पे, ये जैम्प की इंस्टॉलेड फाइल है, ये सबको यहाँ पे नजर आएगी। आप लोगों ने इस पर डबल क्लिक करना है और सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने बचपन में शायद कोई लैपटॉप में कोई ऐप, कोई गेम कभी अगर इंस्टॉल की हो तो बिल्कुल उसी तरह एक दो स्टेप्स ही आपको बताएगा, और उन स्टेप्स के थ्रू आप लोगों ने जैम्प को अपने यहाँ पे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। डन। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट आपके पास यहीं पे इसी तरह का एक फोल्डर नजर आ रहा होगा वर्डप्रेस के नाम से, ठीक है, जो आप लोगों ने वर्डप्रेस डाउनलोड किया है। वर्डप्रेस के फोल्डर को आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है और वापस बाहर अपने डेस्कटॉप के ऊपर आके पेस्ट कर देना है। एरिया को यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना वर्डप्रेस का फोल्डर पेस्ट कर देना है। डन। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? वर्डप्रेस का फोल्डर, यहाँ से हर स्टेप को जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये हम लोग जैम्प के ऊपर काम कर रहे हैं। जैम्प के ऊपर काम करने के लिए अगर एक भी स्टेप आप लोगों का मिस हो गया तो आप लोगों की वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, वेबसाइट नहीं चल पाएगी। तो इन तमाम स्टेप्स को आपने स्टेप बाय स्टेप क्लियरली याद कर लेना है, ठीक है। वर्डप्रेस के फोल्डर को बाहर डेस्कटॉप पे लाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट ऑल पे करने के बाद यहाँ से जो लास्ट पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है इसको यहाँ पे आना है, इसको रिमूव कर देना है। लास्ट पे आपको डेस्कटॉप लिखा आ रहा होगा, यहाँ पे आके आप लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। डन। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे आपके पास कुछ इस तरह से आपका वर्डप्रेस का फोल्डर आ जाएगा, जिसका नाम यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, लाइक वर्डप्रेस ही लिखा आ रहा होगा शायद। जब ये नाम लिखा आ रहा होगा आप लोगों ने अब सबसे पहला नाम क्या करना है, इस वर्डप्रेस के फोल्डर को रीनेम करना है। रीनेम किस तरह? इसके ऊपर क्लिक करोगे और क्लिक करके F2 दबाओगे तो आपका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। रीनेम आपने किस नाम से करना है? जिस नाम से आपने अपनी वेबसाइट बनानी है उस नाम से आपने इस फोल्डर को रीनेम कर देना है। लाइक आप कहते हो मैंने आइडियो के नाम से बनानी है, आप कहते हो मैंने किसी नाम से बनानी है, जिस भी नाम से आपने अपनी वेबसाइट बनानी है उस नाम से आपने इस फोल्डर को क्या करना है? रीनेम कर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो अभी के लिए सर मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है HP लैपटॉप के नाम से। डन। मैं यहाँ पे आता हूँ, HP लैपटॉप लिखता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। अच्छा, इसको कैप्स हटा के लिख देते हैं। मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है Ctrl X, यानी कि इसको कट करना है। यहाँ से अपने इस फोल्डर के अंदर जाना है और C के अंदर आपने देखना है आपके पास जैम्प इंस्टॉल हुआ पड़ा होगा, जहाँ पे अभी हम लोगों ने इंस्टॉलर से इसको इंस्टॉल किया था। याद है सबको? अभी हमने डबल क्लिक करके इंस्टॉल किया था जैम्प को। अब इस जैम्प के फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे एक फोल्डर मुझे देखने को मिल रहा है htdocs का, राइट। htdocs याद रखना मेरे पास आपका डाउनलोड नहीं हुआ अभी तक। क्या शो नहीं कर रहा? शो ही नहीं कर रहा क्या? मतलब आपका तो डाउनलोड है, इंस्टॉल नहीं किया। डाउनलोड फाइल आपको इंस्टॉल करना है ना, जहाँ पे डाउनलोडेड फाइल पड़ी है उसकी वहां से इसको इंस्टॉल करना है पहले, ठीक है। जैम्प के अंदर एक फोल्डर है मेरे पास htdocs का, ये वो फोल्डर है जो जैम्प के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है। इसको आप लोगों ने कभी नहीं भूलना। आपकी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, आपकी जितने भी डेटाबेस का डाटा है, वो सारे का सारा डाटा आपको htdocs के अंदर देखने को मिल रहा होगा, राइट। htdocs के अंदर किस तरह? मैं htdocs पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैंने वो वाला फोल्डर अपना पेस्ट कर देना जो मैंने बाहर से कट किया था। डन। Here you go, ये आ गया मेरे पास मेरा फोल्डर HP लैपटॉप के नाम से जो मैं बाहर से कट करके आ रहा था। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? इधर पीछे क्या नहीं हो रहा? इससे अगला एक्सट्रैक्ट करना है ना, उसको नहीं हो रहा। एक मिनट में आता हूँ।
लिए पड़ा हुआ folder। ये नहीं, ये पुराना दोबारा शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, वापस आ जाए जरा इधर। मैंने htdocs में जाके अपना फोल्डर पेस्ट कर दिया, कौन सा, जो मैंने रीनेम किया था उस नाम से जिस नाम से मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा था। डन। अब मैंने HP लैपटॉप वाला फोल्डर उठाया था, htdocs में जाके पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ से वापस आना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी, XAMPP कंट्रोल पैनल की। डन। मैं कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा, मेरे सामने XAMPP का अपना कंट्रोल पैनल खुल के आ गया, जो कि कुछ इस तरह का व्यू देता है मुझे। इसके अंदर मेरे पास ये 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें से मैं पहली 2 को यहां से आके स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मेरे पास ये पहली दोनों ग्रीन हो जाएंगी, मेरा XAMPP ऑन हो गया, यानी कि मेरा लैपटॉप मेरे लिए लोकल होस्ट बन गया। एक मेरा छोटा सा सवाल है, जब हम दोबारा करते हैं ना तो नीचे एरर देता है। क्या एरर देने लग जाता है? मतलब अगर हमारे पे कोई जैसे स्काइप वगैरह इस तरह की ऐप हो तो हाँ, स्काइप के साथ क्रैश हो जाता है। वो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की भी हो, उसमें भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट के नहीं, स्काइप के साथ मैंने सुना उसके साथ क्रैश हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का तो नहीं कोई इशू, उसके साथ कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये हो जाता है, कोई बात नहीं। आप लोग से छोटा सा सवाल है, ये अपाचे और MySQL तो हम लोगों ने ऑन कर लिया, ये नीचे वाली तीनों चीजें ऑन क्यों नहीं की? ऊपर वाली क्यों चाहिए? ये है क्या, अपाचे क्या है? क्या होती है? एक डेटाबेस होता है, दूसरा क्या होता है दूसरा? ये डेटाबेस सही है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या है मेरे पास? हाँ जी, दूसरा क्या है मेरे पास? दूसरा क्या है? उसको क्या होस्टिंग कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सही बताया। अपाचे और MySQL, ये मेरी होस्टिंग और मेरा डेटाबेस आ गया। यहाँ से आके मैंने इसको ऑन किया तो मेरे XAMPP ने मेरे लैपटॉप को लोकल होस्ट बना दिया, मेरी एक स्पेसिफिक वेबसाइट, इन वेबसाइट्स के लोकल होस्ट पे काम करने के लिए। एक चीज याद रखना, हम लोग अभी काम क्रोम पे करने वाले हैं, तो क्रोम पे बाय डिफॉल्ट XAMPP के सर्वर्स काम करते हैं। जो नीचे फाइलज़िला, मर्करी और टॉमकैट हैं, ये 3 वो ब्राउजर्स हैं जिन पे बाय डिफॉल्ट XAMPP के सर्वर्स काम नहीं करते। अगर आपने इन पे काम करना है तो काम करने के लिए आपको ये तीनों भी यहाँ से आके ऑन करने पड़ रहे होंगे, राइट, जिस पे भी आपने काम करना है। फॉर नाउ हम लोग क्रोम पे काम करने वाले हैं। लैपटॉप हमारा लोकल होस्ट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, इधर जाएंगे और इधर जाके हम लोग लिखेंगे, ये आप लोगों ने एक कमांड याद रख लेनी है, लोकल होस्ट स्लैश, क्या लिखना था मैंने आगे, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पीछे जो बैठे,
क्या लिखना था आगे मैंने, लोकल होस्ट स्लैश, आपसे पीछे जो बैठे हैं आप ही, हाँ जी, आपके साथ क्या कमांड देनी है मैंने यहाँ पे, लोकल होस्ट स्लैश, बहुत सही लोगों, आप लोगों के सामने आंसर आ रहा था, मैंने भी देखा है। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे आके सिंपली क्या लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ठीक है जी। ये कमांड आप लोगों ने याद रखनी है, जो लोग भी पहली दफा कर रहे हैं। जब आप लोगों ने htdocs में जाके अपना फोल्डर सेव करना है और XAMPP कंट्रोल को ऑन करना है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश php my admin, और आप लोगों ने एंटर कर देना है। सिर्फ डेटाबेस को एक दफा समझाने के लिए मैं XAMPP एक दफा आपको करा दूं, फिर हम लोकल डब्ल्यूपी पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो बहुत इजी है, ठीक है। एक बार डेटाबेस को समझ लो ये है क्या, फास्ट है, पर उसमें डेटाबेस की समझ नहीं ना आती, फिर इसमें देखो ना आप डेटाबेस मैनुअली बनाते हो, आपको समझ आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप php my admin के अंदर आओगे, ये आपके सामने आपका एक सर्वर खुल के आ गया, जिसके अंदर आपकी तमाम डेटाबेसेस पड़ी हुई है, जिनके अंदर आपका सारा डाटा एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर जाना है। जैसे आप डेटाबेसेस में जाओगे, यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, जो डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हो। डेटाबेस मेरी किस नाम से होगी, जिस नाम से मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट मैंने किस नाम से बनाई थी अपनी, HP लैपटॉप के नाम से। मैं यहाँ पे आऊंगा, HP लैपटॉप लिखूंगा, स्पेलिंग चेक कर लेना है, स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग आपके मैच करने चाहिए आपके वेबसाइट के नाम से, यानी कि उस फोल्डर के नाम से जो आप htdocs में सेव करके आ रहे हो। यहाँ पे आके आपने वो नाम लिखना है और यहाँ पे आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। दैट्स इट। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपकी डेटाबेस HP लैपटॉप के नाम से लोकल होस्ट के अंदर क्रिएट हो गई। क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन क्लियर है? डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने इसको कर देना है यहाँ से बंद, एंड दैट्स इट। अब दोबारा आपने इस अजीब सी जगह की नजर नहीं देखनी। अब आपने न्यू टैब पे आ जाना है दोबारा, और यहाँ आके दोबारा लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, वेबसाइट का नाम क्या था मेरा, वेबसाइट का नाम क्या था, HP लैपटॉप, बिल्कुल ठीक है। मैंने लिखना है HP लैपटॉप और मैंने कर देना है एंटर। आप लोगों का XAMPP हो गया सबका, यहाँ पे हो गया, वर्डप्रेस हो गया सबका। ये काम आप लोग बाद में कर सकते हो आफ्टर क्लास। XAMPP हो गया आपका, वर्डप्रेस हो गया। आज मैं साथ साथ यहाँ तक पहुंच जाओ, वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट करो और एक्सट्रैक्ट करके यहाँ तक पहुंच जाओ। मुझे आज आप लोगों ने यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड तक पहुंच के दिखाना है, वरना छुट्टी यहाँ पे किसी को नहीं मिलने वाली है, ठीक है जी। जैसे ही मैं यहाँ पे आके अपना वेबसाइट के नाम के साथ लोकल होस्ट स्लैश HP लैपटॉप लिख रहा हूँ, मुझे वो ले आता है साथ ही अपने इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर, यानी कि इस डैशबोर्ड पर जहाँ वो कहता है ठीक है जब अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करो और वर्डप्रेस का सेटअप स्टार्ट कर दो। मैं कहता हूँ जी ठीक है, डन, लेट्स गो, क्लिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का क्या नाम था मेरा, HP लैपटॉप, HP लैपटॉप। यूजर नेम क्या रखना है, चलो अपनी आसानी के लिए हम लोग रख देते हैं एडमिन, और पासवर्ड रख देते हैं एडमिन 123। डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स नहीं छेड़ना, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स हमने नहीं छेड़ना, और यहां से आके सबमिट पे क्लिक कर देना। क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं इसने एक्सेप्ट किया? सारा कुछ तो मैंने सही लिखा था, पता नहीं कोई एरर आ गया अजीब सा। क्या एरर आ रही है? जब आप लोग फिंगरप्रिंट नहीं लगा रहे थे वहीं पे एरर आ गया कोई। अगेन तो ट्राई अगेन कर ले। हैं? क्या स्पेलिंग मिस्टेक होगी? मैं वापस आता हूँ, ट्राई अगेन पे जाता हूँ। डेटाबेस नेम मैंने सही लिखा है HP लैपटॉप,
यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड रख दिया एडमिन 1 2 3 ताकि मुझे याद रखने में इजी हो। डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स तो हमने छेड़ना नहीं होता, ठीक है। और यहाँ से आके मैंने कर दिया सबमिट पे क्लिक। क्यों एरर आया यहाँ पे, क्या एरर आया यहाँ पे? हाँ जी आप लास्ट में जो बैठे हैं आपसे पीछे, हाँ जी आप, हाँ जी इधर आप। यूजर नेम गलत है? गलत क्या मतलब? यूजर नेम तो मैंने अपनी मर्जी से रखना है, यहाँ पे गलत कैसे हो गया है? ऊपर एचपी क्या है? हाँ ठीक है, नीचे भी वही लिखना है। चलो भाई की मान लेते हैं, ट्राई अगेन पे जाते हैं और यूजर नेम में भी एचपी लैपटॉप लिख लेते हैं। स्टिल एरर आ गया, क्यों? क्या कह रही हैं? हाँ जी क्या एरर आ रहा है? पासवर्ड का इशू? क्या इशू है? यूजर नेम पासवर्ड मैंने अपनी मर्जी से लिखना है, क्या इशू आ रहा है? हाँ जी पासवर्ड मैंने अपनी मर्जी से लिखना है, क्या इशू आ रहा है? खाली पासवर्ड एडमिन कर दो। चलो जी एक और सजेशन है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोग वर्डप्रेस पढ़ के आ रहे हो। मैंने पासवर्ड रख दिया एडमिन और मैंने कर दिया सबमिट। इसकी स्टैंडर्ड सर साथ में काम नहीं सीखा तूने पासवर्ड आप लोगों ने वर्डप्रेस किसे साथ से पढ़ा था? सबके नाम जा रहे हैं पास आपके पास के सर, आपके स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही एग्जाम किस तरह बनाना है, जरा आप आके इसको दोबारा अच्छा पासवर्ड जगह खाली छोड़नी है, ठीक है। वापस आ जाते हैं, पासवर्ड की जगह खाली छोड़ देते हैं, खाली छोड़ दी और मैंने आके सबमिट कर दिया। हाँ जी वर्डप्रेस आपकी ये भी बात मैं आज पूरी कर देता हूँ। इधर आता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड रख रहा हूँ जो मुझे भी नहीं याद रहना कभी कि मैंने रखा क्या है। ये देख लो, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा पासवर्ड। इसलिए वैसे ही आता है, ठीक है। हाँ जी आप पीछे जो बैठे हो, आपके साथ जो बैठे हैं, हाँ जी इधर आप लोग वर्डप्रेस पढ़ा हुआ आप लोगों ने? पढ़ा, अच्छा हाथ खड़ा किया था आप लोगों ने, पढ़ा हुआ है। हाँ जी ठीक है, पता लग गया, पास हो गई इन्फॉर्मेशन। यहाँ से रूट क्यों आएगा? कहाँ पे साइन नहीं किया? वो तो मेरे से यूजर नेम मांग रहा है कि यूजर नेम दो मुझे। ये यूजर नेम कौन सा मांग रहा है? यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि यार मैं वर्डप्रेस सेटअप करूं, मुझसे वो कह रहा है यूजर नेम सेट कर लो अपना, तो मैं यूजर नेम यहाँ पे कोई भी सेट कर लूं, रूट ही क्यों लिखूंगा आखिर में? क्या वजह? साइन ही तो करना चाहता हूँ मैं, रूट लिखेंगे। चलो यार इनके भी एक और मान लेते हैं, इनकी एक और बात मान लेते हैं, क्योंकि आप लोग वर्डप्रेस पढ़ के आ रहे हो। एक और बात मान लेते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों रूट लिख दिया मैंने। रूट क्यों लिखना है? आप बिल्कुल सही बता रहे थे, बताओ रूट क्यों लिखना है? मैं जरा थोड़ा सा आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जरा एक चीज गौर से देख लेना, मैं बहुत जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतने जूम से शायद आप लोगों को नजर आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है? योर डेटाबेस यूजर नेम। उसने कहीं पे मुझसे वर्डप्रेस का यूजर नेम नहीं मांगा भाई, अभी उसने मुझसे मांगा है योर डेटाबेस यूजर नेम। हम लोगों ने डेटाबेस जब क्रिएट की उसका कोई यूजर नेम दिया यूजर नेम के डेटाबेस का, तो भाई यहाँ पे यूजर नेम का डेटाबेस का यूजर नेम कहाँ से आना था? यूजर नेम का डेटाबेस कोई नहीं दिया, इस वजह से मैं यूजर नेम यहाँ पे रखूंगा रूट। रूट का क्या मतलब होता है? रूट का मतलब ये होता है कि भाई मैंने अभी कोई पासवर्ड नहीं दिया, मुझे कोई पासवर्ड नहीं पता, मेरी डेटाबेस में जाओ खुद और जाके खुद ढूंढ लो, जो पासवर्ड रखना है वहां से जाके देख लो। ये मतलब होता है रूट का। ऐसे ही नहीं है कि अपने मुझे दिल कर रहा है तो रूट रख लो, या मैंने कोई रूट का बेसिक मतलब है पासवर्ड खाली छोड़ देना, क्योंकि हमने यूजर नेम पासवर्ड अभी दोनों ही नहीं रखा। मैं सिर्फ यूजर नेम में रूट रखूंगा, जिससे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जैम को कि भाई मैंने भी कोई पासवर्ड नहीं रखा, कोई यूजर नेम नहीं रखा डेटाबेस का, अब खुद जाओ मेरी डेटाबेस में और जाके देख लो। दैट्स इट। इट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे रूट रखेंगे यूजर नेम, पासवर्ड रखेंगे एम्प्टी और यहाँ पे आगे कर देंगे सबमिट। फाइनली अब वो एरर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। आप लोग क्योंकि वर्डप्रेस पढ़ के आ रहे थे इसलिए आप लोगों ने मुझे ये काम करवा दिया, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, वरना मुझे बिल्कुल नहीं आता था कि किस तरह आगे लेके चलना है। डन। यहाँ पे आते हैं, रन द इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे मेरा वर्डप्रेस मेरे उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे यूजर नेम क्या रखना है? रूट ही।
अपनी मर्जी का क्यों, यहाँ पे अपनी मर्जी का क्यों रखना है? लॉगिन करेंगे यहाँ पे। अब जो मेरे से यूजर नेम मांग रहा है, ये कौन सा मांग रहा है? मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड का। अब मेरे से मेरे डेटाबेस का यूजर नेम नहीं मांग रहा, अब मेरे से कौन सा मांग रहा है? वर्डप्रेस डैशबोर्ड का यूजर नेम मांग रहा है। ठीक है, साइट टाइटल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आके लिख देता हूँ वही HP लैपटॉप। यूजर नेम क्या रखना है? एडमिन रख लेते हैं। पासवर्ड एडमिन 123, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। ईमेल कोई भी डाल दो, आप लोगों ने ये काम नहीं करना। कोई भी ईमेल डाल दो, आप लोगों ने अपनी डालनी है। ठीक है, इसको डिस्करेज कर देना है और यहां से इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना। मेरा वर्डप्रेस क्या हो गया? मेरी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो गया है? क्या नहीं करना? ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करने की क्या कमांड थी? हाँ जी, अच्छा आपने कहा था नहीं। हाँ जी, वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करने की क्या कमांड थी? वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, आप इधर साथ जो बैठे हैं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करने की क्या कमांड थी? बिल्कुल ठीक है, ठीक बताया इन्होंने, बिल्कुल ठीक बताया। हाँ जी, एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? डैश है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब हमारा वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब मैंने उस वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करना है ताकि मैं वहां जाके अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकूं और सारे काम कर सकूं। अगर मैंने अपनी वेबसाइट ऑन करनी है तो वेबसाइट के लिए क्या कमांड होगी? लोकल होस्ट स्लैश अपनी वेबसाइट का नाम क्या था मेरा? HP लैपटॉप। मैं आके लिखूंगा, एंटर करूंगा और मेरे सामने मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। ये भी खुल जाती है, ये मेरी वेबसाइट खुल गई जो मैंने वर्डप्रेस पे बनाई थी। डन, क्लियर है सबको? अब मैंने लेकिन इसके ऊपर एडिटिंग करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है। उसके लिए मैंने कहा जाना है? अपने इसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जाने के लिए मैं यहां आऊंगा और स्लैश के आगे लिखूंगा WP-admin। WP-admin याद रखना आप लोगों ने, ये कमांड है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के लिए। WP-admin लिखूंगा, मैं एंटर करूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा, हियर यू गो, मुझसे मांग रहा है मेरा यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम क्या रखा था मैंने? एडमिन, और पासवर्ड एडमिन 123 और मैंने कर दिया एंटर। जी आ गया हूं जी मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। अब ये मेरी वो दुनिया है जिसके अंदर हम अगले 3 से 4 लेक्चर्स के लिए इसी दुनिया के अंदर घूम रहे होंगे, इसी दुनिया के अंदर सारा अपना काम कर रहे होंगे। ये वो वर्डप्रेस की दुनिया है जिसके अंदर इस वक्त दुनिया की 60% वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली 60% वेबसाइट्स हमारे पास वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। ये वैल्यू है आज के दिन में वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस एक्चुअली एक CMS सिस्टम है। CMS सिस्टम क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब है? यहाँ पे आके मुझे कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी है, मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कंटेंट को मैनेज करके अपना पूरी की पूरी वेबसाइट को डिजाइन कर सकता हूँ। सेकेंडली, वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट्स बनाने में सबसे इजी और सबसे बजट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स में से एक है। हमारे पास CMS सिस्टम्स में इसके अलावा शॉपिफाई आता है, बट शॉपिफाई में 2 ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये कि वो महंगा बहुत है और दूसरा ये कि शॉपिफाई में कस्टमाइजेशन थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। और थर्ड ये कि शॉपिफाई पे आप सिर्फ ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, वर्डप्रेस के ऊपर आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हो। डन, क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है पीछे इधर? डन, ये हम आ गए जी अपने वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस की कुछ बेसिक चीजों को आज के दिन में समझ लो ताकि आप लोगों का बेसिक्स क्लियर हो जाए। पोस्ट क्या होती है वर्डप्रेस के ऊपर? पोस्ट क्या होती है वर्डप्रेस के ऊपर? इंस्टाग्राम पे डेली उठ स्टोरी लगाता हूँ, मेरी पोस्ट है, राइट? नहीं, फिर क्या है पोस्ट?
क्या होती है एक चीज? कोई भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या हो सकता है मतलब? कोई इमेज वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता बस एक इमेज भी मेरी एक पोस्ट बन सकती है, राइट? ऐसी है? ऐसी है? सही तो जा रहे थे, अब क्या हुआ? जरा इसको समझ लेना। आप लोग जितने भी वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, अभी हम लोग ने उर्दू पॉइंट पढ़ा है, यहाँ पे जो आर्टिकल लिखे हुए, जो ब्लॉग्स लिखे हुए, ये तमाम ब्लॉग्स, तमाम आर्टिकल्स मेरे क्या कहलाते हैं? यहाँ पे पोस्ट कहलाते हैं। जितने भी आर्टिकल, जितने भी ब्लॉग्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो तमाम मेरे वेबसाइट के अंदर क्या कहलाएंगे? पोस्ट कहलाएंगे यहाँ पे, ठीक है? और ये जो मेरे पेजेस हैं, लाइक आईडिवर्सिटी के अंदर ये मेरे सारे पेजेस बने हुए, ये तमाम मेरे सिंपली क्या है? पेजेस हैं। तो दो ही चीजें हैं, एक है पेज और एक है पोस्ट। वो मेन पेज जिसके अंदर मैं मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट को डिस्कस कर रहा हूँ, वो मेरा पेज है एक सिंपल। और वो एक सिंपल डिबेट जिसके अंदर मैं सिंगल कंटेंट को लेके चल रहा हूँ, वो मेरा क्या है? पोस्ट है। और सिंगल कंटेंट को मैं किस फॉर्म में लेके चल रहा हूँ? ब्लॉग के फॉर्म के अंदर लेके चल रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई कंफ्यूजन? ब्लॉग और पेज, पोस्ट और पेज दो चीजें हो गई। थर्ड नंबर पे दो और चीजें मेरे पास आती हैं, अपीयरेंस और प्लगइन्स। मोबाइल फोन के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने मोबाइल फोन लिया और बस जो कुछ उसके अंदर आया था बस उसी को यूज किया और डेट सेट, कभी और कुछ उसमें डाउनलोड नहीं किया? कभी भी नहीं। मोबाइल फोन के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको मल्टीपल चीजें डाउनलोड करनी पड़ रही होती हैं। बिल्कुल उसी तरह वर्डप्रेस के अंदर मेरे पास प्लगइन्स की ऑप्शन होती है। प्लगइन्स यूं समझ लो बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह मोबाइल फोन का प्ले स्टोर काम कर रहा होता है। वो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जो चीजें ऐड कर रहा हूँ, दैट इज आर प्लगइन्स। क्लियर है? अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस को, यानी कि अपनी वेबसाइट की खूबसूरती को इंक्रीज करने के लिए जो चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज माय थीम। एंड वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो चीज यूज कर रहा हूँ, दैट इज माय प्लगइन्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये दो बेसिक से छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इनको हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। आज के दिन में हम लोग एक पोस्ट ऐड करना सीखते हैं। किस तरह से ऐड करते हैं? पोस्ट के ऊपर जाते हैं और यहीं पे अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर जाते हैं। ऐड न्यू पोस्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास आ गया ये काम, ऐड टाइटल, और नीचे वाला मेरा ब्लॉग्स का काम। हेडर टैग्स क्या होते हैं? किसी को आइडिया है क्या होते हैं? वो हेडर टैग होता है, दैट्स इट। अच्छा, थोड़ा सा इसको फिलहाल के लिए हम हेडर टैग को समझ लेते हैं पहले। अच्छा, ये हेडर टैग समहाउ थोड़ा सा ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, बट आपकी पोस्ट में कंटेंट राइटिंग में बहुत मेन रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है? इस वजह से हम लोग आज के दिन में जरा इसको हेडर टैग को पहले ब्रीफली समझ रहे होंगे। मैं एक इमेज खोल लेता हूँ जिससे आपको जरा इजीली समझ आ जाएगा। इधर आता हूँ, इधर आता हूँ। वेरी नाइस। ये आ गया। गूगल ये कहता है, गूगल का हिसाब का जो एल्गोरिथम है वो ये कहता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी अगला आने वाला कंटेंट है, उस कंटेंट से पहले एक हेडिंग होनी चाहिए लाजमी, जो हेडिंग यूजर को ये बता रही हो कि अगला आने वाला कंटेंट किस टॉपिक के ऊपर बेस करने वाला है, राइट? अब गूगल की नजर में आप किसी भी आपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दो तो वो हेडिंग नहीं बनती। गूगल के नजर में किसी का साइज बड़ा कर दो तब भी वो हेडिंग नहीं बनेगी। गूगल की नजर में अगर मैं आप लोगों को किसी वेबसाइट को एक दफा इंस्पेक्ट करके दिखा दूं पहले, बल्कि इधर आता हूँ, इधर नीचे आता हूँ, लाइक ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने उस स्पेसिफिक टेक्स्ट का यहाँ पे कोड खुल के आ जाता है कि इस वेबसाइट में इसका क्या कोड लगा हुआ है, राइट? मैं जरा इसको खोलता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज जरा आप लोगों ने ध्यान से समझ लेनी है, मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट फ्रंट एंड पे तो मैं कोई कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, बट बैक एंड पे ये वेबसाइट तमाम की सारी वेबसाइट किसके ऊपर बन रही है? कोडिंग के ऊपर बन रही है, HTML लैंग्वेज के अंदर। HTML लैंग्वेज में हर लाइन को एक डेडिकेटेड कोड असाइन किया जाता है, लाइक ये P का कोड है, ये भी P का कोड है, ये डिवाइडेड क्लास का कोड है, ठीक है? तो हर लाइन को, हर सिंटैक्स को एक स्पेसिफिक कोड असाइन किया जा रहा होता है। डन? क्लियर है यहाँ तक? जितनी भी मेरी हेडिंग्स हैं, हेडिंग का गूगल को किस तरह पता चलता है? हर हेडिंग को एक हेडिंग का कोड असाइन किया जाता है जिसको हम लोग हेडर टैग कहते हैं, राइट?
हर हेडिंग को एक हेडर टैग असाइन किया जाएगा जिससे गूगल को पता चलेगा कि यस ये हेडिंग है। यूजर के लिए तो उसको बोल्ड कर दो, वो उससे भी हेडिंग बन जाएगी, बट गूगल के क्रॉलर के लिए वो हेडिंग नहीं बनेगी अनलेस अनटिल आप उसको हेडर का टैग असाइन नहीं करते हो। हेडर के टैग्स की हायरार्की मेरे पास 6 टैग्स के अंदर फॉल करती है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6 तक। 6 हायरार्की के अंदर मेरे पास 6 ऑप्शंस आती हैं हेडर टैग्स बनाने की गूगल की नजर में, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट हेडर टैग होता है मेरे पास H1 का और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडर टैग होता है मेरे पास H6 का। फर्क क्या होता है, मैं किस तरह अपने कंटेंट के अंदर डिफरेंस कर सकता हूँ हेडर टैग्स के अंदर? बोल्डनेस कम होती जाती है उसकी। वेरी नाइस। हाँ जी, आपके पीछे जो बैठे हैं H1 से H6 के अंदर क्या फर्क है इन टैग्स के साइज में डिफरेंस आ जाता है, कलर में डिफरेंस आ जाता है, नहीं आता बस साइज में डिफरेंस आता है। हाँ जी, ये डिफरेंस है। हाँ जी, साइज में डिफरेंस आता है। हाँ जी, एनीवन एल्स? साइज में डिफरेंस आता है, सब यही कहते हैं। तो फिर ये जो अजीब सी इन्होंने बकवास सी चीज लिखी हुई है, ये क्या है? अब जरा इसको यूं समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने स्टार्ट किया, आप लोगों ने अपना आर्टिकल लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों की पहली हेडिंग आ गई, मेन हेडिंग आ गई। आप लोगों की जो पहली मेन हेडिंग है वो आपकी किस टैग के अंदर आएगी? H1 के अंदर। पहली मेन हेडिंग किसके अंदर आएगी? H1 के अंदर। आपका एक वेब पेज सिर्फ एक ही H1 की हेडिंग रख सकता है, एक वेब पेज में एक से ज्यादा H1 की हेडिंग नहीं आ सकती। मेन हेडिंग मेरी आ गई है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, एक ही टाइटल होना चाहिए पेज का, वो आगे मेरी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है यहाँ तक सबको? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट मैंने नीचे आ गया उसके मॉड्यूल्स लिखना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं मॉड्यूल्स के लिए सबसे पहला मॉड्यूल स्टार्ट करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की हेडिंग मेरी किसके अंदर आएगी? किसके अंदर आएगी? मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहली अपनी हेडिंग दी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और इसको मैंने टैग दे दिया कौन सा? H1 का। क्यों? क्योंकि मेरी पहली मेन हेडिंग आ रही है। डन। सेकंड नंबर पे मैं अपने आर्टिकल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपना पैराग्राफ लिख दिया एक दो, और पैराग्राफ लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग मेरी आ रही है मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मॉड्यूल्स को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट मेरी हेडिंग आ गई सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की हेडिंग किस टैग के अंदर आएगी? H2 के अंदर आएगी। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने थोड़ा और कंटेंट लिखा और कंटेंट लिखने के बाद मैं फेसबुक एड्स के बारे में एक हेडिंग देना चाह रहा हूँ। फेसबुक एड्स किसका सब पार्ट है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का। इसकी सब पार्ट यानी कि इसकी सब हेडिंग को मैं क्या टैग दूंगा? क्या टैग दूंगा? H3। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको कौन सा टैग दे रहा हूँ? H3 का। नेक्स्ट आ जाते नीचे। क्या पैराग्राफ का तो टैग ही अलग है ना, वो तो पी टैग आता है। ठीक है, पैराग्राफ का टैग पी है। मैं सिर्फ हेडिंग्स की हायरार्की को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब पेरेंट और चाइल्ड वगैरह नहीं, पेरेंट और चाइल्ड नहीं, यही चीज आपने क्लियर करनी है। फेसबुक एड्स के बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ इंस्टा एड्स की हेडिंग देता हूँ। इंस्टा एड्स मेरी किसके अंदर आएगा? H4 के अंदर आएगा। H3 तो पहले आ गया ना, H4 में नहीं आएगा। H3 नहीं आएगा, H3 तो पहले भी आ गया, तो मैं अलग अपनी एक हेडिंग दे रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही ये हिस्सा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इंस्टा एड्स मेरा किसकी सब हेडिंग है? इस सोशल मीडिया मार्केटिंग की सब हेडिंग है। जिसकी वो सब हेडिंग होगी उससे अगला नंबर उस टैग को मैं दे रहा हूँ। अभी ये सब हेडिंग किसकी है? सोशल मीडिया मार्केटिंग की। इसको कौन सा टैग लगा हुआ था? H2। तो इसकी सब हेडिंग के तौर पे इसको अगेन कौन सा टैग लग जाएगा? H3 का। अब अगर मैं फेसबुक एड्स के अंदर एक और सब हेडिंग बनाता हूँ एड मैनेजर की, तो ये वाला हेडिंग मेरी किस टैग के अंदर आएगी? H4 के अंदर। क्यों? क्योंकि अब ये सब हेडिंग किसकी है? इस फेसबुक एड्स की, जो कि H3 के ऊपर बैठा हुआ। तो H3 की सब हेडिंग आएगी H4 के साथ। अब मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरा हो गया। अब मैं आता हूँ SEO की हेडिंग देता हूँ। SEO मेरी सब हेडिंग है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ये वाली हेडिंग मेरी किस टैग के अंदर फॉल करेगी? H2 के अंदर। बिल्कुल ठीक है, ये वाली हेडिंग मेरी किसके अंदर फॉल करेगी? H2 के अंदर। क्यों? क्योंकि सब हेडिंग किसकी है? H1 की। क्लियर हुआ सबको?
तो H1 मेरा एक ही आएगा एक हेडिंग के तौर पे, उसके बाद मेरी जितनी भी हेडिंग्स आएंगी वो अलग अलग हेडिंग और सब हेडिंग के साथ हायरार्की में आएगी। उसमें भी ऐसे होता है कि एक आगे पहले एक ट्रीटमेंट उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम लगा होता है, तो वो पेरेंट और चाइल्ड हो गई। नहीं वो और चीज है, आप ये चीज कह रहे हो ना, ये चीज कह रहे हो ना आप, नहीं ये वो चीज है, ये तो मेन्यू में सब मेन्यूज आ रहे हैं ना साथ, ये हेडिंग की हायरार्की है। हाँ उसी की तरह है कि वो पेरेंट और उसके अंदर सब, हाँ उसके नीचे उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है हेडिंग की हायरार्की? किसी को भी कंफ्यूजन? H1 से H6 तक 6 हायरार्की में मेरे पास हेडर टैग्स चल रहे हैं। मेन हेडिंग मेरी H1 में है, उसके बाद जो उस मेन हेडिंग की जितनी सब हेडिंग्स आएंगी वो H2 में आएंगी, H2 की जितनी सब हेडिंग्स आएंगी वो H3 में आएंगी, और उस H3 की जितनी सब हेडिंग्स आएंगी वो सारी मेरी किस में आएंगी? H4 के अंदर आ रही। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको सब कुछ क्लियर है? डन हो गया। 3 बज गए। आर्टिकल की जो कंटेंट राइटिंग है वो भी आज ही डिस्कस कर लेंगे, कल के ऊपर रख लें? टाइम हो गया, जान छुड़वानी है वैसे से, जान छुड़वानी है, जॉब पे जाना है, ये फिर वाकई जाना बनता है। चलो आप लोगों के लिए छोटी सी मासूमाना सी असाइनमेंट लिख लेते हैं इसके अंदर हैं? आप लोगों में से किसी ने भी मुझे यहाँ पे अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड नहीं दिखाया, तो सबसे पहले तो आप लोग अपना देख लिए आगे आ जाओ जरा। वर्डप्रेस डैशबोर्ड आप लोग अपना बना के लेके आ रहे होगे। सेकंड नंबर पे आप लोग जो काम करके आ रहे होगे, इजी सी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्लॉगिंग थीम एक फाइनलाइज करके आ रहे होगे। कल इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी एक पहली ब्लॉगिंग वेबसाइट फाइनलाइज कर रहे होंगे। डन? आप लोगों ने गूगल पे जाके सर्च कर लो, वर्डप्रेस पे जाके सर्च कर लो, मुझे आप लोगों की तरफ से एक ब्लॉगिंग थीम चाहिए जिस थीम के ऊपर आगे हम अपनी पूरी वेबसाइट बना रहे होंगे। फ्री थीम होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, फुली ऑप्टिमाइज होने चाहिए, और उस थीम के ऊपर हम लोगों ने इसको आगे लेके चलना है। डन? क्या रहा है? वहाँ पे नहीं खुल रहा है। नाम ये रखा था डीसी सोसाइटी में 7 106 पहले 107 पे रहा था, फिर 106 कर दिया वहाँ से। कहाँ से? सारी जगह से नाम उसी का नाम ही नेम किया? नहीं, मैंने चेंज कर दिया उसको, फिर दोबारा किया। दोबारा वो एक्सट्रैक्ट भी करना था दोबारा? किया है। किया दोबारा? वर्डप्रेस इंस्टॉल किया? 106 का नया फोल्डर भी रखा है, एक्सट्रैक्शन इसकी पूरी किया, फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हुई दोबारा करके देखो उसके अंदर हो जाएगा, नहीं हो रहा तो मैं नीचे ही होगी। इंटरनेक्शन एक क्लास फ्री है, मैं उसमें आपको देख के कर दूंगा। ठीक है? ठीक है जी, डन है सबका? मुझे कल आप लोगों ने इसी तरीके पे पूरे जैम के ऊपर वर्डप्रेस डैशबोर्ड तक एक्सेस लेके थीम फाइनलाइज करके लाके देनी है। कल इंशाल्लाह हम लोग अपना पहली ब्लॉगिंग वेबसाइट पूरी कंप्लीट कर रहे होंगे। डन? क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? आज के सेशन को हम करते हैं यहीं पे वाइंड अप। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए वो नहीं बना ले, प्रैक्टिस कर लें, बनानी जरूरी है।